नॉट a to the power 1/3। सही है, बैठो बैठो। तो पहले वाले रेडियस को अपन स्मॉल r बोल दे रहे, r0, और a कितना है इसका 27 की पावर 1/3। आपको वो हमेशा ऐसी वैल्यू देंगे जिसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, है ना। अपन को मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, क्यूब रूट निकालने थोड़ा बैठे अपन। और 27 का क्यूब रूट आना चाहिए। कैसे लिखोगे 27 को? लिखोगे 3 की पावर 3, और मैथ्स कहती है दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं। दोनों पावर क्या होते हैं? ये ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। सही है, ये कट जाएगा। तो दूसरे का रेडियस मैं कैपिटल आर या आर डैश बोल देता हूं, इसका भी r0 ही आएगा। और यहां क्या आएगा बताओ? 125, है ना। हमेशा a लिखना, z मत लिख देना, की पावर 1/3। चलो भाई, अब इसे हमेशा क्या करते हैं बेटा? डिवाइड कर दें। r0 कट गया, r अपॉन r डैश कितना हो गया बोलो? ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 125 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो r डैश कितना आ जाएगा बेटा? 5/3r। सही है, इसे बंद कर दो यार थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और बताओ इस पे, ऐसे करे तुमने केमिस्ट्री के अंदर? बताओ, करे ना ऐसे क्वेश्चन? वेरी गुड। अब कल अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। और बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे? मास डिफेक्ट से कैसे निकालते बताओ? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर आप इसे केजी में पुट करेंगे तो इसे मीटर पर सेकंड के अंदर पुट करके आंसर निकालेंगे। पर हमें पता है यार, ये जो मास होता है ना, हम उसको यहां पर एटॉमिक लेवल पे एएमयू में बात करते हैं। छोटी यूनिट चाहिए ना हमें, तो केजी में थोड़ा ना बात करेंगे यार। तो एएमयू के हमने अंदर बोला कि यार अगर 1 एएमयू का डेल्टा एम आ जाता है ना, अगर मैं डेल्टा एम की जगह क्या पुट कर दूं? 1 एएमयू, तो यहां से जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है वो आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो सही है क्या? सही है। अब ध्यान से सुनो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब तुम क्या समझे कि सर जब एक न्यूक्लियस होता है XZA, तो ये टूटता है। टूटता है तो किसमें टूटता है बताओ? प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स बनेंगे? Z प्रोटॉन्स बनेंगे, और A-Z न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे। सही है ना। और कुछ एनर्जी रिलीज होगी नहीं, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उल्टा लिखता तो एनर्जी रिलीज हो जाती। अब मुझे बताओ, हमारा दिमाग ये कहेगा, मतलब केमिस्ट्री के अनुसार हम ऐसा सोचेंगे कि सर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ी होगी इसे तोड़ने के लिए, उतना ही ज्यादा ये स्टेबल रहा होगा। क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसे तोड़ने के लिए, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो भाई किसी को अपने को काम करवाना है कहीं पे, है ना, तो सामने वाला कोई ऑफिसर है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही बोल रहे, तो अपने को काम करवाना है। अब अपने को कितने रुपए देने पड़ेंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाले की ईमानदारी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा उसकी ईमानदारी होगी, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सही बात है। तो क्या मैं ऐसा समझ रहा था कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है? बोलो यार, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। हाँ हाँ तो बोलो यार, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है? उतनी ही ज्यादा रही होगी, क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी दी उसे तोड़ने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा रही होगी। सही है। फिर हमने क्या करा है? ग्राफ बनाया। तो एक ग्राफ जो बनाया गया उसके अंदर हमने क्या करा, यहां पर तो बेटा हमने जो है हमारा ए पुट करा, ए की जगह मैं बोल देता हूं जेड। जेड पुट करा, और यहां पर हमने पुट करा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ध्यान से समझना, एक टर्म मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि भाई देखो, आपने ये जो बाइंडिंग एनर्जी दी, इसको तोड़ने के लिए दी। तोड़ने के लिए दी। इस फैमिली में या इस न्यूक्लियस में कितने मेंबर्स हैं? ए नंबर ऑफ मेंबर्स है। सही है। पर अगर मान लो कोई इससे हल्का न्यूक्लियस होता तो उसमें कम मेंबर्स होते, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ती। हो सकता है वो ज्यादा स्टेबल होता,
पर क्योंकि मेंबर ही कम थे तो उन्हें अलग करने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। बोलो भाई। तो हमने क्या बोला कि यार ये तो जो आप इनमें कंपटीशन कर रहे हो स्टेबिलिटी में, वो तो अनफेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक आदमी के पास ज्यादा मेंबर है, एक के पास कम मेंबर है, और आप इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज्यादा मेंबर्स होंगे उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, जिसके पास कम मेंबर्स होंगे उसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही होगी, क्योंकि मेंबर्स ही कम है, अलग अलग करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, मेंबर ज्यादा है तो ज्यादा लगेगी। तो हमने बोला ये तो फेयर कंपैरिजन नहीं है स्टेबिलिटी का। तो क्या किया जाए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाली जाए। मतलब एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए, न्यूक्लियॉन मतलब समझते हो, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसके भी एक न्यूक्लियॉन के लिए निकालो और इसके लिए भी एक न्यूक्लियॉन के लिए निकालो। अब देखो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। बोलो, तो क्या ये फेयर कंपैरिजन होगा? बताओ यार, सही है। तो बेटा हमने एक टर्म डिफाइन किया, क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हमने जो ये समझा था कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा, जब हमने इसे अलग अलग न्यूक्लियस के लिए देखा तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यार जो न्यूक्लियस भारी होगा ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हल्का होगा उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं बोल दूं भारी वाला ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था, तो गलत हो गया। क्या करो? पर न्यूक्लियॉन निकालो। इसी तरीके से जैसे अपना जीडीपी कह रहे हैं ना कि नंबर 3 हो गया है, नंबर 4 हो गया है वर्ल्ड का, उससे मतलब नहीं है भाई, अपन तो गरीब ही है। तो तुम्हें लग रहा होगा यार हमारा देश अमीर हो गया है। हमारा देश अमीर हो रहा है, पर देश अमीर हो रहा है, आदमी अमीर नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? अगर उसी को डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दिया जाए तो पता चलेगा हर एक आदमी की जेब में कितने रुपए, वो भी शायद ज्यादा आ जाए क्योंकि अडानी अंबानी के पास है। समझ में आ रहा है? तो अगर पर कैपिटा इनकम निकाली जाएगी ना तो समझ में आएगा कि इस देश का आदमी कितना विकसित है या कितना कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। समझ में आ रही बात? तो बेटा हमने क्या करा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को सही क्राइटेरिया बनाया स्टेबिलिटी का। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जल्दी बोलो। क्या बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए? मुझे बताओ, एक आदमी है जो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है और एक आदमी है जो महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है, कौन अमीर है? 10 लाख लग रहा है ना, और उसके घर में 100 मेंबर है, तो घर पे जाकर के जब बांटता है तो कितने आ रहे भाई? हैं? 10,000 है उसकी जेब में, और ये 20,000 वाला जो है ये अकेला रहता है, और उसके पापा भी दे देते हैं इसे पैसे। सच बात है भाई, दुनिया ऐसी चल रही है। तो तुम तो बोल रहे हो 10 लाख वाला ज्यादा अमीर, पता लगा उसकी जेब से 10,000 ही निकल रहे हैं, और 20,000 वाला भाई 20,000 लेके घूम रहा है जेब में। और सच है, जब तुम नए नए कमाने लगोगे ना तो तुम्हें लगेगा सैलरी कम है, नहीं, तुम्हें लगेगा सैलरी कम है और तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसे आ रहे होंगे। तो मान लो 70,000 भी कमाओगे ना, 70 के, तो तुम मजे करोगे इसमें। पर जब तुम्हारी शादी वादी हो जाएंगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी पूरी, तो तुम्हारी जेब में बेटा 70,000 नहीं निकलने वाले, ये गारंटी है। मुझे किसी शादीशुदा आदमी की जेब में 70,000 रुपए निकाल के दिखा दो तुम, चाहे वो कितने कमाता हो महीने के, चाहे वो 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, पर उसके पास खुद पे खर्च करने के लिए 70,000 नहीं है। तुम देख लो अपने घर में, अगर किसी की है इतनी इनकम, तुम देखना कि पापा 70,000 खुद पे खर्च कर रहे हैं क्या? पापा 70 रुपए भी खर्च नहीं कर रहे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बेटा? आपके पापा कितना खर्च करते होंगे? सच सच बताओ, महीने के 5-10 हजार ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा है? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है भाई। भाई ना वो कहीं बाहर खा पी रहे, ना वो कपड़े खरीद रहे हर महीने, ना वो घूमने जा रहे, वो पेट्रोल डला रहे होंगे बस, और खत्म मामला। और आदमी कमा रहा है भाई भयंकर। इसलिए कहते हैं भैया पॉपुलेशन कम करो, तो आप कम भी कमाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। समझ में आया? इसलिए कहते हैं भैया जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों कमाओ, तो फैमिली की इनकम बढ़ेगी, तो पर पर्सन
ज्यादा निकलेगी। समझ में आया? अब आदमी कमा रहा है 5 लाख रुपए, पर घर आते वो 2.5 लाख हो जाते हैं। अगर वाइफ नहीं कमाती है तो कितने हो जाएंगे वो? पर कमा तो 5 लाख रहा है। अरे समझ गए ना यार? अबे हाँ बोल के आगे बढ़ो ना यार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हमने ग्राफ बनाया। अच्छा यहाँ Z है या A बेटा, एक बार देख के बताना बेटा। हाँ A है ना, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये A है बेटा, ठीक है। अब क्या, अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये और फिर ये रफ ग्राफ है ये। तो हमने क्या देखा सर इसमें, ये है बेटा He, ये है C और ये है O, और सबसे हाईएस्ट जो है वो है Fe56। इतना सा ध्यान रखना आपको, ये कौन है? Fe56। यहां पर कौन है? 56। समझ में आया? तो यहां से हमें पता चला कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब Fe जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? Fe का होता है। मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि Fe ज्यादा स्टेबल क्यों है। एक रेशियो होता है, आपने पढ़ा क्या वो N/P रेशियो? N/P रेशियो पढ़ा आपने? नहीं है ना आपके नोट्स में? देखो देखो देखो, मैं बताऊंगा आपको। समझ में आया? तो Fe56 बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे, एक रेशियो देखा गया, उससे पता चलता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो ये ना एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। अब आप बोलोगे सर He, C और O का क्या है? तो बेटा ये जो है ना He, ये अपने आजू बाजू वाले न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें थोड़ा सा पीक आ गया। इसी प्रकार से कार्बन भी और इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी अपने आजू बाजू वालों से ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल नहीं है, पर किससे ज्यादा स्टेबल है? जिस कॉलोनी में वो रहता है उसमें ज्यादा स्टेबल है वो। समझ में आया? अब आप देखो बेटा, ये वाले जो है ये छोटे न्यूक्लियस है, ये बड़े न्यूक्लियस है। ये क्या है? छोटे, और ये क्या है? बड़े। तो ये छोटे न्यूक्लियस है, ये चाहेंगे कि हम इधर आ जाए, क्योंकि बीच वाले रीजन में क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व ऊपर जा रहा है। तो ये जब यहां से यहां आना चाहेंगे तो ये जुड़ करके यहां पर आएंगे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। जुड़ना पड़ेगा इन्हें। और ये जो बड़े न्यूक्लियस है ये भी अनस्टेबल हो जा रहे हैं, तो बड़े न्यूक्लियस इधर जाना चाहेंगे तो ये टूट करके जा पाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। बोलो क्या तुम्हें समझ में आया क्या? व्हाट इज द करेक्ट पैरामीटर फॉर स्टेबिलिटी? पर न्यूक्लियॉन। सही है, लिखें। If 1 AMU of mass defect is there, how much binding energy is released? ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। ये आंसर कितना आने वाला है बताओ? पर आप इसे SI यूनिट में सॉल्व करोगे, फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे। If 1 AMU of mass defect is there, how much binding energy is released? कैलकुलेशन एक बार देख लो, आखिरी में आंसर तो हमें पता है। 1 AMU को केजी में लिखना आता है आपको? 1.67 माइनस 27, और फिर एक ऑप्शन आता है डेंटिस्ट, है ना? डेंटिस्ट, ये भी रिकॉर्ड करना बेटा। 1.67 10 की पावर -27 केजी के अंदर हो गया ऐसा यूनिट में, और ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये आएगा आंसर जूल में। जूल को किसमें बदलना है आपको? जूल किसमें बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? बोलो। 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये कितना आएगा हमें ऑलरेडी पता है, 931.5। आगे कौन है बेटा? मेगा बोले तो 10⁶। मेगा या मिलियन एक ही होता है, 10⁶। ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है बताओ? 10 लाख। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने ऑलरेडी याद कर लिया है। सही है ना? 10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो 1 मिलियन होता है।
तो वो जो मिलीनियर और बिलीनियर बोलते हैं ना बेटा, वो तो ऐसा नहीं जिसके पास 10 लाख रुपए वो मिलीनियर हो गया, वो डॉलर में होते हैं। हाँ, डॉलर में है वो कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड जिसको माना गया ना वो डॉलर है। तो अगर आपके पास 10 लाख डॉलर है तो आप मिलीनियर कहलाओगे। और इससे ऊपर हो गया बिलेनियर। बिलेनियर कितना होता है? बिलियन कितना होता है? बिलियन 1000 करोड़। बताओ, अभी तो इसी में ही लड़ाई है यार अपनी। बताता हूं, बताओ। 10 की पावर 9 होता है मेरे हिसाब से तो, और मैं सही निकलूंगा जहां तक है। बिलियन होता है 10 की पावर 9। देखो यार, तो 10 की पावर 9 डॉलर आपके पास होने चाहिए तो आप बिलियनियर कहलाओगे, और 10 की पावर 6 डॉलर आपके पास होने चाहिए तो आप मिलीनियर कहलाओगे। सही है। चले अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। गिवन क्या क्या है आपको लिखें। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, MHE लिख लो यार, MHE MHE MHE। ये आपको गिवन है। पॉइंट्स के अंदर देखो मैं लिखता हूं 4.001265 AMU, 65 AMU। फिर आपको मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, ये है 1.007277 U। और आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, ये है 1.008665 AMU। सही है। अब बताओ हीलियम बनता कैसे बेटा? बताओ हीलियम न्यूक्लियस कैसे बनता होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अपन लिख देते हैं बेटा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा मुझे? हीलियम मिलेगा, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा? बताओ, मास रिएक्टेंट का ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट का ज्यादा होगा? बताओ, आप बताओ बेटा लास्ट में। रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। क्यों? सही बता रहे हो, क्यों? क्योंकि लॉजिक ये था कि जहां एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी मास कन्वर्ट होकर के ही बनी होती है। तो यहां का मास कम होता है जहां एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोडक्ट में एनर्जी है, इसका मतलब मास कम है। सही है। तो आप क्या करोगे बेटा? बताओ, डेल्टा टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। ये आएगा आपका डेल्टा AMU के अंदर। और फिर आप क्या कर दोगे? इसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मुझे बताओ, प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? आपको पता है? इसको लिखते हैं बेटा अपन यहां पे 1 और यहां पे 1। बोलो, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर तो होता ही है इसके पास, और मास नंबर में भी ये गिना जाएगा। न्यूट्रॉन के साथ क्या है बताओ? ये एटॉमिक नंबर में नहीं गिना जाता, पर मास नंबर में गिना जाता है। बोलो यार, अब ध्यान से सुनना बेटा। ये 2 into 1 कितना होता है? 2। 2 into 0 कितना होता है? 0। तो 2 plus 0 नीचे आ गया 2। बोलो यार, ये पता है तुम्हें केमिस्ट्री में? है? नहीं पता ना? तो अभी तो बता रहा हूं ना। 2 into 1, 2 into 1, 2 plus 2। हमेशा बेटा ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये Z जो है वो सेम रहना चाहिए, और A जो है वो सेम रहना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। समझ में आया ना?
मास कम हुआ है, पार्टिकल गायब नहीं हो गए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बदल जाएंगे। यहां जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ बेटा, ये कैलकुलेशन कैसे करी मैंने? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ये मैंने 2 4 कैसे लिखा, आप ये बता दो। 2 × 1 और हाँ हो गया 2 × 1। हाँ, और इसका क्यों नहीं किया? हाँ, और यहाँ 4 कैसे आया? ऐसे बताया मैंने? बताओ यहाँ 2 कैसे आया आपने बता दिया, यहाँ 4 कैसे आया बताओ। नहीं याद ना? बेटा मेरी बात सुनो, अभी जिस अपन फेज में आ गए ना अपनी तैयारी के, कम से कम 30% जनता, कम से कम बोल रहा हूं ये मैं, कम से कम 30% जनता ना आके खोल के बैठी है बस, कम से कम बोल रहा हूं ये मैं। उनका ध्यान नहीं है क्लास के अंदर। वो देख इधर रहे, सोच कुछ और रहे। आपके लिए नहीं बोल रहा बेटा, आप तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला है, ठीक है ना? आप इसको दिल से मत ले लेना एकदम, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक है। सभी ऐसे हैं यहां पे। तो बेटा ध्यान दो लो, ये भी आना है सिलेबस में, समझ में आया? और तुम्हारी आंखें से पता चल जाता है। तुम्हें लग रहा होगा सर को कैसे पता चल रहा है। तुम इधर आके, अगर मैं तुम इधर खड़ा कर दूं, तुम तो मेरे से ज्यादा शाणे हो, तुम इधर आके खड़े होगे ना तो तुम देख देख करके बता दोगे सर किसका ध्यान है किसका नहीं है। अब कई लोग ऐसे आ गए, अरे भैया जीरो में, सही में यार ये होता है यार, नॉर्मल बात है यार। तो भैया जाग जाओ, इसलिए मैं जागने के लिए बीच बीच में पूछा करूंगा भैया, ठीक है? तो बेटा ये 4 ऐसे मैंने बोला 2 × 1, 2 × 1 ऊपर वाले, ये ऊपर होगा। ये ध्यान नहीं था? अरे क्या दिख नहीं रहा? तो इधर खड़ा हूं मैं। अब बेटा ये तो आपने मेरे पे डाल दिया। मतलब 6 महीने से तो दिख रहा था आपको, और आज मैंने पूछ लिया तो नहीं दिख रहा। बेटा फिर ये तो सब अब मेरे पास आके यही बोलेंगे कि मुझे दिख नहीं रहा था सर इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत बढ़िया होगा काम यार, बहुत अच्छी स्कीम बता दी बेटा आपने बच्चों को, है? इस स्कीम तो आपने बहुत शानदार स्कीम लेकर के आ गए यार। अरे सॉरी सर नहीं। हाँ बेटा आपको दिख रहा है? यार मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर आपको लेटेस्ट से, आप बैठो, आपको लेटेस्ट से बेटा नहीं दिख रहा फॉर एग्जांपल, है ना? आपकी समस्या है, आपने आज ये आइडेंटिफाई कर ली, फिर भी आप यहीं बैठे हो ना रोज। अब तो गेम खत्म हो गया। फिर भी आप कल भी यहीं बैठोगे कि कल वहां बैठ जाओगे? अरे बोलो, है? पिज्जा खाना है, बर्गर? तो आप कल भी यहीं बैठोगे ना? बोलो बेटा, आपको नहीं दिख रहा बेटा? हाँ आपको आ गया समझ में भाई, आप सही है, बहुत बढ़िया बेटा। आपको तो आपको कोई दिक्कत है इस बात से? पर अगर आपको दिक्कत होगी तो आपको कहां जाना चाहिए? इधर बैठ जाना चाहिए ना, इधर की तरफ बैठ जाना। ये देखो ये खाली बैठी भाई, ये खाली बैठी है आगे, और ये पूरा वो मैप मेरे को तो लग रहा है मेरी रिपोर्ट बना रही है भाई। ये सर के इस पॉइंट में नंबर कटने चाहिए भाई। मैं इसको लेकर के बहुत टेंशन में हूं भाई, आगे कुछ ना कुछ। आप यहां भी तो बैठ सकते थे बेटा, नहीं बैठ सकते थे। और वो 2 लड़कियां यहां बैठती हैं, वो तो एक गई हुई है, वो बता कर गई है, देखो कितनी ईमानदार।
ये यहां बैठती है बेटा, ये तो बिल्कुल ही एकदम अलग दुनिया में बैठी है, इसको क्यों नहीं आ रही समस्या? तो कहने की बात है बेटा, आप अपनी हार का कारण किसे भी बना दो, पर हार तो आप ही की होगी। मैं जीवन में तरक्की पता है क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं। लो, खत्म हो गई बात। पर ऐसी तैसी तो मेरी ही हो रही है ना भाई। ये तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा बेटा, मेरी मतलब लोग हो रहा है भाई, यूरो 1 करवाओगे भाई? समझ रहे हो बेटा? आप अगर बस में नहीं, आप किससे आते हो? अगर आप बस में नहीं चढ़ोगे तो बस वाले की गलती है क्या? बोलो कि मैं तो खड़ी थी पर वो बस वाला निकल गया मेरे से, तो उसने पूछा ही नहीं। क्या आपको भाग के चढ़ते हो? वहां तो भागते होगे ना फुल। वहां भागते हो कि नहीं भागते हो कि आराम से बस वाला आता है, आपके सामने रुकता है, हैं? खुद पहुंचते हो वहां पे कि सामने से लेके जाता है, नीचे अंडरग्राउंड में आकर के फिर बैठाता है, फिर बोलता है हाँ चलो भाई। बेटा ये 6ठी 7वीं तक बातें अच्छी लगती हैं। अब आप जिस लेवल पर आ गए हो ना, उस लेवल पे ये जो क्या बोलते हैं ना, एक्सक्यूजेस, दे आर वेरी, नुकसान इसमें अपना ही है भाई। अब ये यहां बैठने लग गई, बताओ इन्हें किसने बोला? बताओ किसी ने बोला बेटा आपको यहां बैठने के लिए? शायद किसी टीचर ने बोला होगा, पर आप कंटिन्यू करें ना ईमानदारी से खुद से ही। ये देखो यहां खाली बैठी है, ये लो भाई, ये अकेली बैठी है भाई, यहां क्यों नहीं बैठ रहे आप? है ये परेशान करेंगे आपको। ये कितने शरीफ लोग हैं, देखो इनकी शक्लें देखो आप, शक्ल से ही इतनी शराफत झलक रही है इनके। यहां क्यों नहीं बैठ रहे आप? भाई जिसको नहीं दिख रहा और जिसको इससे समस्या है, जैसे इसने बोला मेरे को समस्या नहीं है सर, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, पर बात समझ में आ रही है सर, मैं जब आप थोड़े इधर उधर होते हो फिर दिख जाता है और फिर हो जाती है बात। यही है ना बेटा, ये मैकेनिज्म है। पर इसको समस्या नहीं है उससे, पर जिसको समस्या है, आपको बेटा मैं यहां लिखता हूं तो आपको नहीं दिखता है? हाँ आपको दिखता है? आपको यहां पे? अब तो हाँ बोलोगे ही तुम। यहां से शायद वो डेंजर जोन चालू हो जाता है। यहां पे तुम्हें 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 ये वाला जो है ना, ये लाइन, इसके इधर इधर है समस्या ना। तो बेटा इसके इधर कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 यहां फिट हो सकते थे। सही बात है ना? करो भाई, क्या करना पड़ेगा? अब फिर मैं इधर लिखूंगा तो ये बच्चे बोल देंगे सर नहीं दिख रहा, तो मैं तो बेटा फिर उल्टा लटक जाता हूं है? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा मुझे तो फिर, या नीचे बैठ जाता हूं भाई। यार तुमने मतलब टीचिंग का ही मजाक बन रहा है भाई, कहीं तो मेरे को खड़ा होना पड़ेगा ना बेटा। मैं इनविजिबल तो नहीं हो सकता हूं ना कि मेरे थ्रू भी दिख रहा है बच्चे को, या पतला होना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़े से यू हो जाओ सर साइडों से, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं वो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो जाएगा सर। एक्सपेरिमेंट क्लास में कर लेंगे हम, या आपकी जगह कोई मैडम होती? नहीं, इनका भी मन लगता। नैना मैम को बुला ले फिर तुम्हारे लिए।
है, इससे बढ़िया तो आप ही हो सर। है सर रिकॉर्ड हो गया। नहीं, ये मैं बेटा डिलीट ही होगा ये पूरा, या एडिट कर दूंगा इसको। अच्छा, इसे दो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। माइनस बेटा आपको पता है ये ज्यादा था, ये कम था। अगर यार तुमने इसमें से इसको घटाई तो माइनस में आ जाएगा भाई, प्लस कर लेना उसे अपने आप, गलती मान के अपनी। चलो बेटा अब बताओ ये कितना आ रहा है, कोई बताया किसने करी भाई ये कैलकुलेशन? पॉइंट में पूरा लिखना पड़ेगा, पॉइंट में पूरा लिखना पड़ेगा, पॉइंट में पूरा लिखना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। भैया छोटी क्लास पूरी याद करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? कैरी फॉरवर्ड और वो सब, ठीक है सर। वो एक टीचर थे छोटी क्लास में, वो टीचर थे, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया था, तो मैंने बोला अब मैथ्स ही भाड़ में गई। ऐसा होता है भाई सर। उस दिन से मैंने मैथ्स से ही दुश्मनी कर ली। बेटा आपने मैथ्स से दुश्मनी नहीं कर ली, हमने अपनी जिंदगी से दुश्मनी कर ली उस दिन। कितना हो गया? और सर को तो पता भी नहीं, सर तो मजे मार रहे हैं। बताओ कितना हो गया? 0. ये कुछ और बोल रहे हैं बेटा, आपका पहले का लिखा हुआ है क्या? नहीं, मैं बताता हूं भाई, तुम्हारे कैरी में भी दिक्कत है बेटा। बोलो यार कौन कौन सहमत है मेरी बात से? है क्या कोई सहमत? है ये किसी का है? तो ये इनकी मैथ्स ठीक है, मतलब इतना करना पड़ेगा बेटा, इतनी मैथ्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? पॉइंट के अंदर माइनस माइनस करना आपको सीखना पड़ेगा। अब इतना एएमयू आ गया तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? बोलो बाइंडिंग एनर्जी बोलो। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे? 30621 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, 28.52। क्या बात है यार, 28.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा को 10 की पावर 6 कर दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया भाई? ऐसे बेटा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। चलो भाई अब देखो, अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी देखो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपके मॉड्यूल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अपन अल्फा पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं और उसका थोड़ा सा हमें पता भी होना जरूरी है। ये मिटाऊं बोलो? बेटा लाइट नहीं जल रही तो किसी को दिक्कत आ रही है? रोहिणी तुम्हारा चश्मा कहां गया है? उसने लगा लिया देखो। तो बेटा घर पे तो आपको दिख कैसे रहा है फिर? तो फिर लगाया क्यों था? है? अच्छा हेडेक होता है भाई। हेडेक पे तो मैं ना ही बोलूं क्योंकि मेरे हो गया था भाई।
टेक्निक्स बता रहा था ना, कलर वलर वाली वो है, सब स्कैम है। सही बात है भाई, लगा के देखी तो मैंने दवाई खा ली भाई, इससे बढ़िया। देखो बेटा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्की फुल्की। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या होता है, कोई हैवी न्यूक्लियस होता है ना, कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, तो है ना एक रेशियो होता है बेटा, N/P रेशियो, N/P रेशियो, N/P रेशियो। तो हमने क्या पाया कि ये जो N/P रेशियो है ना, अगर ये 1 से 1.6 तक हो, किधर 1 से 1.6 तक हो, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब वो कहेगा कि मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूं, सही है। पर ऐसे न्यूक्लियस बहुत कम होते हैं जिसके लिए N/P का रेशियो इससे और इसके बीच में लाया करे। तो जो हमारा Fe56 है ना, बताओ भाई उसका N/P रेशियो कितना हो जाएगा? बताओ Fe नीचे कितना होता है, बोलो, किसी को याद है? Z याद है क्या Fe का? मैं ही देख के बताओ। 26 और यहां कितना है? 56। तो बेटा इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, 26 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं? 56 माइनस 26 कितना हो गया? 30। तो देखो इसका N/P रेशियो जो है ना, वो देखो इसके अंदर आ रहा है, देखो 30/26। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है, देखो आप देखो N हमने ज्यादा बढ़ाए हैं, अगर बढ़ाए भी तो किसको बढ़ाए? न्यूट्रॉन को ज्यादा बढ़ाए। न्यूट्रॉन को ज्यादा बढ़ाने से मतलब क्या हो रहा है? देखो यहां पे देखो, अगर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ता है, प्रोटॉन्स के लगने वाला फोर्स भी बढ़ता है। कौन सा फोर्स होता है? थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखो बेटा, ये दो प्रोटॉन्स है, ये दो प्रोटॉन्स है, या न्यूट्रॉन्स भी हैं कुछ। मुझे बताओ, ये दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि भैया तू भी प्लस है, मैं भी प्लस हूं, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स लग रहा है ये रिपल्शन वाला लग रहा है, तो ये चाहेंगे कि हम दोनों बाहर निकल जाएं। अगर ये बाहर निकलेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये रहना ही नहीं चाहते स्पेस के अंदर। बोलो यार। तो मैं ये देखता हूं कि यार अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होते तो उनसे ये दिक्कत नहीं आ रही कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर मैं अगर प्रोटॉन्स को बढ़ाता हूं तो दिक्कत क्या आ रही है? बताओ। उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्शन है वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाता है। बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? तो इसका मतलब किसको ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन के मुकाबले? न्यूट्रॉन्स को ज्यादा होना चाहिए। बोलो, इतनी बात आ रही है समझ में? न्यूट्रॉन्स ज्यादा क्यों होने चाहिए, प्रोटॉन्स कम क्यों होने चाहिए? बोलो यार। इसलिए रेशियो मैंने क्या लिया बेटा? 1 या उससे ज्यादा लिया है। आई क्या बात समझ में? तो हर कोई चाहता है बेटा कि इस रेशियो को मैच करे, हर कोई चाहता है इस रेशियो को मैच करे। अब यही बात आती है कि सर देखो, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अगर ये रिपल्शन लग रहा है तो इन्हें तो यहां नहीं रुकना चाहिए, इन्हें तो यहां से भाग जाना चाहिए, तो इन्हें रोक कौन रहा है? तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि इन्हें पकड़ के रख रखा है। उसको अपन बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है 4 तरीके के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से बताओ? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरे नंबर पर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो बीटा डीके वगैरह में होता है, उसके बारे में अपन नहीं पढ़ते हैं। चौथा होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कमजोर होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पर इसकी दिक्कत यह है, ये लगता तब है जब डिस्टेंसेस बहुत कम हो। किस लेवल के हो सर? फर्मी लेवल के हो। किस लेवल के हो बेटा? फर्मी लेवल के डिस्टेंसेस हो, तब जाकर के ये लगता है। सही है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो भी अपन लिख लेंगे। क्या क्या होती है मैं आपको पहले समझा देता हूं। बात यह है कि ये जनरली कैसा फोर्स होता है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पर अगर ये दूरी और कम हो गई, एक लेवल के बाद ये रिपल्सिव हो जाता है। इस वजह से बेटा ये दूरी अपने आप में बहुत कम भी नहीं करते और दूर भी नहीं जा पाते, क्योंकि दूर जाएंगे तो क्या हो जाता है? खींच लेता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और अगर बहुत पास आना चाहेंगे तो ये रिपेल कर देगा। तो एक दूरी बनी रहती है जिसमें ये स्टेबल रहते हैं। दूसरी बात इसकी खासियत यह है, जितना ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा
उतना ही ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ये भेदभाव नहीं करता, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल, ये सब के बीच में बराबर लगेगा। आई क्या बात समझ में? बोलो यार। तो बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का हमें कैसे एविडेंस मिला कि भाई ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये साथ में रह रहे हैं इसका मतलब कोई और फोर्स है जिसने इन्हें पकड़ के रखा है। समझ में आया? और ये भी समझ में आता है जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाता है उन्हें रोक के रखना। सही है क्या? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मैं आपको यहां पर एग्जांपल्स के प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी बता दूंगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। यहां पे देखो, अब अगर ये रेशियो नहीं है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस बोलता है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार हम टूटना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? टूटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो इतना हैवी न्यूक्लियस आपने देखा ना उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये जो टूटना स्टार्ट करते हैं ये अपने आप से करते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं कि दूसरा इन्हें मोटिवेट करता है फिर ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। ये क्या बोलते हैं? खुद से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड स्पॉन्टेनियसली। इसको क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप होता है, सेल्फ मोटिवेटेड। एक तो होता है किसी ने बोला तो बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना, वो अपन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कराएंगे, फिजन के अंदर। फिजन के अंदर क्या कराएंगे अपन? न्यूट्रॉन मारेंगे उसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर, तब जाकर के वो टूटेगा। पर रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? खुद से टूटने लगता है वो। जब वो टूटने लगता है तो बेटा जैसे मान लो कोई एक्स न्यूक्लियस है, वो टूटा तो यहां कुछ वाई मिला और कुछ जेड मिला। बोलो यार, इनको क्या बोलते हैं अपन? डॉटर बोलते हैं, सन नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? डॉटर बोलते हैं। तो ये दो डॉटर मिल गए भाई हमें, साथ में कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। इसके अंदर बेटा 3 प्रकार के रेडिएशंस होते हैं हमारे। पहला होता है अल्फा पार्टिकल, पहला होता है अल्फा पार्टिकल। दूसरा होता है बीटा पार्टिकल। बीटा 2 प्रकार के होते हैं, भी देख लेंगे अपन। एक तो होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। और तीसरा होता है हमारा गामा पार्टिकल या गामा रेस। अल्फा और बीटा तो क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। और गामा क्या होती है? पता है ना यार, अपन ने वो ईएम वेव के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला गामा, तो वो क्या होते हैं? रेडिएशंस होते हैं, रेज होती है। आई क्या बात समझ में? तो बेटा हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमें इसके प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ना है। बोलो सही है क्या? एक एक करके पढ़ लेंगे। बताओ आप क्या लिखोगे? रेडियो एक्टिविटी लिखोगे, N/P रेशियो लिखोगे। फॉर स्टेबिलिटी क्या होता है? फॉर स्टेबिलिटी ये रेशियो कितना होना चाहिए? फॉर स्टेबल न्यूक्लियस बोलूंगा, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस ये रेशियो इसके बीच में लाई करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं इस रेशियो के अंदर आ जाऊं ताकि मैं स्टेबल रहूं, ठीक है। फाइनली वो स्टेबल हो जाएगा और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इनको बाहर फेंकना पड़ेगा साथ में, ठीक है, अपने आप को हल्का या चेंज करने के लिए। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। और यहीं पर हमने किसके बारे में बात कर ली स्टेबिलिटी के साथ साथ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ? कि सब में बराबर लगता है। और कब लगता है? जब डिस्टेंसेस फर्मी ऑर्डर के हो। और ये मेनली किस लिए होता है बताओ? अट्रैक्शन होता है। बट अगर डिस्टेंसेस बहुत कम हो जाए, 0.8 फर्मी से कम हो जाए, तो क्या हो जाता है? ये रिपल्सिव हो जाता है। भैया इतना भी नहीं, तुमने दोस्त को बोला, अरे यार तो भाई है मेरा यार, तो उसने बोला भाई फिर ला यार 2000 रुपए दे दे। तुमने भाई इतना भी नहीं यार, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा पास आ जाएगा तो वो क्या बोलेगा? भाई इतना भी नहीं, ठीक है, अब रिपल्सिव, अब अट्रैक्टिव, बस इतना हो। सही है, तो लिख लें इसको पहले, फिर अपन अल्फा बीटा गामा के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ गए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तुम? अब देखो बेटा क्या होता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इसकी बोलो अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है ये? हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा ये? He2-4। He2-4 अल्फा किसको बोलते हैं अपन? He2-4 को, ठीक है। अब देखो ना यार, ये भारी है। भारी क्या है मतलब? इसके पास 4 इसका मास नंबर है। तो यार अगर कोई चाहेगा तो क्या करेगा यार? निकालो यार, इसे हल्का करो अपने आप को। क्या करो? जैसे नहीं होता अपन एरोप्लेन में जा रहे हैं और एरोप्लेन क्रैश होने वाला है, तो अपन क्या बोलेंगे? यार सामान हल्का करो भाई, ताकि और लंबी दूरी तय कर लें अपन। सही है,
तो क्या करेगा कि यार हीलियम निकालो, क्योंकि एक हीलियम निकालने से कितने निकल जा रहे हैं, 4 मास नंबर निकल जा रहा है ना। तो 8-10 हीलियम निकाल दो, समझ में आ रही बात। टूट भी जाओ और साथ साथ में क्या निकाल दो, कुछ हीलियम भी निकाल दो, सही है। तो लेट अस से बेटा ये एक्स था फादर, और इससे डॉटर बना लेट अस से वाई, टूट करके, और प्लस कुछ जेड भी ले लो चाहे से, पर मैं वो सब नहीं ले रहा, मैं सिर्फ वाई ले रहा हूं। इसमें टूट गया और साथ में कौन निकला बेटा, He24। बोलो सही है क्या। प्लस यहां कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको बाइंडिंग एनर्जी वहां बोलते थे, अब यहां उसको बेटा क्यू वैल्यू बोलने लग जाएंगे। क्या बोलने लग जाएंगे, क्यू वैल्यू। अरे भाई समझो ना यार, स्टेबल से नहीं, अनस्टेबल से स्टेबल जाओगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी ही है एक तरीके से, पर अब इसको नाम क्या दे दिया यहां पर, क्यू वैल्यू। वही होगा बेटा, ये क्या होगा, ये डेल्टा एमसी स्क्वायर ही होगा। अभी बताओ किसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा, और जो मास डिफेक्ट होगा इंटू सी स्क्वायर करके ये क्यू वैल्यू निकल जाएगी। बोलो सही है क्या। अभी जो क्यू वैल्यू निकली है, ये एनर्जी विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड हीलियम। ये क्या हो जाएगी बेटा, इन दोनों में बट जाएगी, किस फॉर्म में, भाई भागो, निकले हो तो क्या करो, भागो, सही है। अच्छा इसके अंदर और क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लग जाएगा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वैसा ही नहीं होगा जैसे बम फटता है, बम फटता है तो क्या होता है भैया, तो इंटरनल फोर्स के कारण फटा है। तो अगर एक पार्टिकल यूं गया तो दूसरे को किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। पहले मोमेंटम कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2 = 0। तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, इनके मास पे डिपेंड करेगा कि कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। बोलो यार, सेम बम फटने वाली कहानी है, क्योंकि अपने आप हो रहा है ये प्रोसेस। कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा सकते हैं यहां पर, मोमेंटम। तो उससे अगर कोई तगड़ा क्वेश्चन आता है तो अपन वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं, और मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, इनके मास नंबर से। अब मुझे बताओ बेटा, यहां था Z, यहां था A, बहुत ध्यान से सुने बेटा, यहां कितना हो जाएगा बताओ, तुम बताओ। पहले आप समझ जाओ कहां बैठे अपन हैं, कहां पर है अपन हैं, क्लास में। सही जवाब। सोता ना भाई, अनकॉन्शियस होता है ना कोई, हाँ भाई उठा करके, हाँ नाम क्या है तुम्हारा, अगर वो नाम सही बता रहा है तो मतलब हाँ। अब बताओ बेटा आंसर। ये Z है, ये 2 है, यहां कितना होगा, आपको जवाब देना है तो जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो फिर अपने क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। तुम बताओ। हाँ देखो क्यों होगा Z-2, लड़कों को मजे आ रहे हैं सर, सही है सर, लड़कियों से ही पूछो, है ना, सही बात है ना भाई, किधर पूछो, तुम लोगों से पूछो, है Z-2 क्यों हुआ बोलो, क्योंकि मैंने बोला था ये कंजर्व्ड होते हैं। Z-2 बेटा +2 कितना हो गया, Z हो गया ना, देखो यहां पर Z है। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ यहां कितना आएगा, A-4। क्या बात है बेटा, A-4, क्यों, A-4 + 4 क्या होगा बेटा, A होगा। बोलो यार, तो क्या अगर आपको बेटा, अगर यहां 2 निकले, 2 हीलियम निकले होते तो 2 जा 4 माइनस होता है यहां पर, और 2 4 जा 8 माइनस होता है यहां पर। बोलो यार सही है क्या। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपको क्या समझ में आया, अल्फा पार्टिकल की बात समझ में आई। अच्छा अल्फा पार्टिकल जो होता है ना बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होगा पॉजिटिव बताओ, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे होंगे ना अपन ने यार, +2 ही चल रहा होगा ना इसके ऊपर। अरे समझो यार, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूक्लियस ही बचा। बोलो कितना पॉजिटिव होता है ये, +2 ही। याद भी होगा अपन वो कर रहे थे ना, वो अपन डी ब्रोगली वाली कहानी करते थे, क्यू को +2 क्यू लेते थे, है ना, प्रोटॉन का डबल लेते थे, इस कारण से। अब आ जाते हैं बेटा अपन दूसरा, बीटा इमिशन या बीटा पार्टिकल। बीटा इमिशन या बीटा पार्टिकल। बेटा बीटा पार्टिकल 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है
इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन। एक होता है पॉजिट्रॉन। जनरली आप पॉजिट्रॉन वगैरह नहीं बनता हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शन से ही पॉजिट्रॉन बनता है ना। आप इस पॉजिट्रॉन को इसका एंटी पार्टिकल बोल सकते हो। कैसे एंटी पार्टिकल, मैं आपको समझाता हूं। बेटा इलेक्ट्रॉन को कैसे बोलेंगे अपन, बताओ। -1 ये लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? जैसे आप प्रोटॉन के लिए +1 लिखते थे, तो इसके लिए क्या लिखना बनता है? -1। और यहां तो 0 ही रहेगा ये, तो इसको ऐसे बोलते हैं। या फिर बीटा लिखना है तो बीटा -1 और 0। कोई बोले बीटा पार्टिकल, कोई बोले बीटा, तो आप बाय डिफॉल्ट उसे क्या समझोगे? इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और सर पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है बेटा जिसपे प्लस चार्ज आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा +1 और ये 0। तो इन दोनों के मास बराबर होते हैं, इन दोनों के मास बराबर होते हैं, बस चार्ज अगर इसका माइनस ही ले रहे हो तो इसका प्लस ही ले रहे हो, बस ये फर्क है। समझ में आया क्या बोले यार? अब सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में? बीटा माइनस के बारे में। किसके बारे में? बीटा माइनस एमिशन के बारे में। सही चल रहा है? नंबर सही डाला मैंने? हाँ ठीक है। अब बेटा एक बात सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन से मेरे को बनाना है न्यूट्रॉन, क्या बन जाएगा? 0 1। न्यूट्रॉन और यहां लिख देता हूं मैं प्रोटॉन। तो बताओ साथ में क्या निकलना पड़ेगा? साथ में क्या बेटा? बीटा -1 0। देखो कहानी सही बैठ रही है क्या? 1 + 0 1, 1 - 1 0। सही है क्या? तो अगर किसी न्यूक्लियस को अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलना है, किसमें बदलना है? अगर उसे ऐसा प्रोसेस करना है कि मैं चाहता हूं यार अपना न्यूट्रॉन को किसमें बदल दूं? प्रोटॉन में बदल दूं। अगर इससे उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, किससे? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, मतलब न्यूट्रॉन पार्टिकल अब क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। पर साथ में क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस। तो ये बीटा माइनस कहां से निकलेगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जो घूम रहा है, ये कहां से निकलेगा? न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन ने बेटा अपना रूप बदल लिया है। जो नहीं था चोर चोरी करके अपना कपड़े बदल लेता है और वो सारे कर लेता है, तो उसने कपड़े बदल के क्या बन गया? वो प्रोटॉन बदल गया। समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एक पार्टिकल और निकलता है, यहां पर एक पार्टिकल और निकलता है। तो हमने क्या चेक किया? हमने बोला यार अगर ये इसमें बदला है तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगना चाहिए। एक तो क्या लगना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो बीटा पार्टिकल है जो इसको एनर्जी मिल रही है, मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर करके देखा, तो क्या पाया कि जो बीटा पार्टिकल है या ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है, इसकी अलग अलग एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब ये कि हम यहां पर कोई एक पार्टिकल मिस कर रहे हैं। क्या बोला? इसका मतलब हम एक पार्टिकल मिस कर रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन में डिफेक्ट आ रहा है ना, वो उस पार्टिकल के कारण आ रहा है। बोलो यार, अभी मान लो इस रूम के अंदर अपन कोई काउंटर लगा दें, भाई इतने बच्चे हैं, अब बच्चे आ रहे हैं कितने? मान लेते हैं 80, और काउंटर बता रहा है 81। तो आप क्या बोलोगे? यार कोई एक बच्चा जो है वो इसमें होना चाहिए, तभी जाकर के ये रीडिंग सच आएगी। और रीडिंग सच है, रीडिंग पे कोई शक नहीं है। इसका मतलब अपन क्या मानेंगे कि यार एक ऐसा पार्टिकल मानो जिसको मानने से ये बात सच हो जाए। तो उस पार्टिकल की क्या क्या विशेषता हो जाएंगी कि सर वो है, और वो है ना, वो ड्रॉप ले रहा है सर, उसने पिछले साल वो पेपर दिया था, है नहीं वो, पर आप उसकी कहानी बना रहे हो कि हाँ ये ऐसे है सर, एक आदमी है, इंसान है ना, और उसकी मान लो लड़कों में गिनती होगी तो ये लड़का भी है, ठीक है, और जो है ये इसके पास इसका घर बार भी होगा सर, पुणे में रहता है। उसकी पूरी आइडेंटिटी बना दी तुमने, सिर्फ क्या प्रूव करने के लिए कि ये जो रीडिंग आ रही है ये सच आ रही है। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ, ये लिख रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव नहीं हो पा रहा था अगर मैं पार्टिकल नहीं मानता तो। साथ में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव नहीं हो पा रहा था अगर मैं ये मानता तो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव नहीं हो पा रहा था अगर मैं ये नहीं मानता तो इन सारे लॉस को सच प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला? एक पार्टिकल और है यार साथ में। तो उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? न्यूट्रिनो। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रिनो। नाम से लग रहा भैया न्यूट्रल। तो बेटा इट इज अ पार्टिकल लाइक अ फोटोन, इट इज अ पार्टिकल लाइक अ फोटोन। मतलब इसके पास ना तो कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है इसके पास, ना इसके पास कोई रेस्ट मास है। समझ में आ रहा है?
तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जैसे कि एक फोटोन होता है, समझ में आया? पर इसको मान लेने से ये सारी कैलकुलेशंस आपकी सटीक बैठ जाती है, समझ में आई के बाद? तो हमने देखा अब न्यूट्रिनो भी बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूट्रिनो, एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को कैसे अपन डिनोट करते हैं? न्यू से, ऐसा। और एंटी न्यूट्रिनो को कैसे डिनोट करेंगे? न्यू के ऊपर बार लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में यह फर्क है कि इनका जो स्पिन है ना, स्पिन जो तुम केमिस्ट्री के अंदर देखते हो, एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ। हमें वो सब स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कंसिडर करने थे। तो हमने क्या बोला, जब बीटा माइनस निकलता है ना तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है? आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा, आप समझ लेना कौन निकल रहा है साथ में? एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। एंटी न्यूट्रिनो कौन है? जो है न्यूट्रिनो ही, बस उसका स्पिन क्या है? माइनस वाला है। और ये क्यों लगाया गया साथ में? है नहीं है, बट कंजर्वेशन के लॉस प्रूव करने के लिए सिर्फ माना गया। बोलो भाई, समझ में आया क्या? अब बेटा दूसरा सुनो, बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा प्लस पार्टिकल, अगर प्रोटॉन को बदलना होगा न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन को बदलना होगा न्यूट्रॉन में जिससे स्टेबिलिटी आ रही है, तो प्रोटॉन क्या होता है? 1 1। तो बेटा यहां पर कौन रिलीज होता है बताओ? बीटा प्लस 1 0, और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा? न्यूट्रिनो। तो जो बीटा प्लस है तो न्यूट्रिनो है, बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो। बोलो यार, आई के बाद समझ में? बहुत बढ़िया। तीसरा कौन है बेटा हमारा? गामा पार्टिकल। हाँ सॉरी, मतलब अगर इसको फोटोन मानो तो पार्टिकल बोल सकते हैं, गामा रेज बोल देते हैं इसे। तो बेटा ये क्या होती है? ये होती है रेज। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अब सर ये क्यों एमिट होते हैं सर? इसमें क्या दिक्कत है? तो ध्यान से सुनो, क्या होता है बेटा कि जैसे ये एक्स है, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन होता है जब वो हायर एनर्जी लेवल में होता है तो वो वापस आता है, क्यों? ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। हायर से लोअर में क्यों आता है? क्योंकि लोअर में कम एनर्जी होती है। तो इसी प्रकार से देखा गया कि न्यूक्लियस भी जो होते हैं ना, उनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस है जो हायर एनर्जी लेवल पर है और वो कुछ चेंज नहीं करना चाहता, बस अपना एनर्जी लेवल लो करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? ये यहां से यहां आएगा और जो एनर्जी गैप होगा उसके बराबर एनर्जी का गामा फोटॉन्स फेंकेगा। बोलो यार, तो एक्साइटेड स्टेट से बेटा ये किस में चला जाता है? ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है, और साथ में क्या निकलते हैं बेटा? गामा के रेडिएशंस निकलते हैं। बोलो यार, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। मुझे बताओ, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना तो बेटा क्या ये ऊपर 1 चेंज हुआ? क्या मास नंबर चेंज हुआ? क्या यहां मास नंबर चेंज हुआ? और क्या यहां मास नंबर चेंज हो गया? तो जब भी मास नंबर में बदलाव आ जाए तो समझ लेना हीलियम निकलेगा। और किसके मल्टीपल्स में निकलेगा? 4 के मल्टीपल्स में। मास नंबर किसके मल्टीपल्स में होगा? अगर 1 निकला है तो 4, 2 निकले तो 8, 3 निकले तो 12। समझ में आया क्या? अगर मास नंबर चेंज नहीं हो रहा तो इन दोनों में से कोई है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है तो ये, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल रहा है तो ये। बोलो यार, और कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे भी बदलाव नहीं आ रहा, तो कौन है? हमारे। क्लियर है क्या? लिख लो। एक्स बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। 234 से बना y 87 222। आपसे बोला गया है कि कितने अल्फा और कितने बीटा निकलेंगे। मैं आपको करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बेटा? हाउ मेनी अल्फा एंड हाउ मेनी बीटा। अगर बीटा बोला जाए ना, बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस ही लेते हैं अपन। क्या लेते हैं अपन? पॉजिट्रॉन नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो बेटा मैं अल्फा की जगह क्या लिख दूं? यहां पर He24 लिख दूं, और यहां पे बीटा। अब पूछा गया कितने कितने निकले हैं ये। पहला रूल नंबर 1, आप बेटा ये सीखो कि सर अल्फा के लिए ना आप हमेशा ए को पकड़ो। किसको पकड़ो? ए को, क्योंकि ए से पता चल जाएगा अल्फा के बारे में। क्योंकि ए पे असर सिर्फ कौन डाल सकता है? अल्फा ही डाल सकता है, हीलियम ही डाल सकता है। तो बताओ भाई ये कितना घटा बेटा? 234 माइनस 222 कितना घटा? 12। 12 को बेटा किससे डिवाइड कर दो? 1 से 4 का डिफरेंस आता है 3। इसका काम हो गया। हीलियम निकालने के लिए हमेशा क्या करो? ए का डिफरेंस ले लो, और एक हीलियम में कितने का डिफरेंस आता है? 4 का। 4 से डिवाइड करके बेटा अगर ये 3 हो गया तो 3 चौके
12, तो 12 का डिफरेंस किसने डाला? हीलियम ने डाल दिया। अब आ जाओ इस पर। अब देखो बेटा ये 87 है और ये 6 है। 87 प्लस 6 कितना होता है? 93। और यहां कितना है? मतलब एक ही लगेगा। 93 माइनस 1 इज 92, मतलब बीटा कितना निकला? 1 निकला। मजेदार है कि नहीं है? सबसे पहले किसको निकालोगे? अल्फा को निकालोगे, और किसकी कैलकुलेशन से? ए की कैलकुलेशन से। लिख लो फटाफट, अगला आप करेंगे। और बेटा क्या थोड़ी सी स्टाइल मारने के लिए, अगर बीटा माइनस है तो थोड़ी सी स्टाइल होता है ना, थोड़ा सा ऊपर से मसाला, है ना। बीटा माइनस के साथ और कौन होगा? उसका भाई होगा। अगला आप करेंगे। कितने अल्फा कितने बीटा? बताएं। 4 अल्फा और एक ही बीटा। 4 2 8, हाँ 91, तो एक बीटा। 4 चौके 16, 16 प्लस 212, 228। समझ गए क्या? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है कि ये है यूरेनियम 92 थ्रू 38। इसमें से एक अल्फा निकाल दो तो एक्स मिलेगा। मतलब अल्फा कहां जुड़ेगा बेटा? यहां निकालना है आपको एक अल्फा। फिर उसमें से जो एक्स बना उसमें से एक बीटा निकाल दो तो वाई मिलेगा। तो आपको वाई का जेड और ए बताना है। पहले अल्फा एमिशन करवाना है और फिर बीटा माइनस एमिशन करवाना है। एक मिनट और। चलो मैं देखें।
यूरेनियम 92। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इधर कैमरा लगा दूं और इस वाले बोर्ड पे पढ़ाऊं, तुम्हारी समस्या सॉल्व? हाँ तो खत्म ही हो गया है। तो फिर मेरी तो दूसरी समस्या शुरू हो गई। तो तुम लोगों की समस्या सॉल्व, और तुम्हें दिख ही रहा है? बोलो नहीं? हाँ, नहीं मतलब फिर भी अगर हो सकती है तो अगर मैं इसी बोर्ड में पढ़ाऊं, गेम ही खत्म हो गया ना यार। तो अगर मैं यू भी लिखूं तो भी इतना नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं दिक्कत है। सही है ना? चलो इधर बताओ बेटा क्या होगा। इधर मेरे को प्लस He24 निकालना है, तो बेटा इसका नीचे से तो 2 कम कर दो, x क्या बनेगा 90, और इसमें 4 कम कर दो, कितने 234। चलो भैया x मिल गया मुझे, x को पकड़ लो अब, 90 234, इससे मुझे y बनाना है, प्लस साथ में कौन निकालना है बेटा, बीटा -1 0। सर इसमें -1 है तो इसमें एक ऐड कर दो 91, ताकि 91 -1 90 हो जाए। और सर ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 234, तो बेटा आंसर हो जाएगा नीचे 91 ऊपर 234। बोलो यार समझ गए क्या कहानी, टेक्निक? चलो बहुत छोटा सा पार्ट एक बचा है बेटा, जो अपन ये न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, जिससे